साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बाल विकास की बात कर रहा हूँ। कुछ एक दो और ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल कर आ रहा है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, चाहे सीजी टेट की बात करें या फिर शिक्षक भर्ती की बात करें। इसलिए मैं इन टॉपिक को खोज कर आप लोग के लिए ला रहा हूँ, आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो सके। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है, अर्थात हमारे देश में प्रारंभ में शिक्षा कैसे होती थी, अंग्रेज़ों की शिक्षा कैसी थी, अंग्रेज़ों के बाद की शिक्षा कैसी थी, अर्थात स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा। साथियों, आप जानते हैं जब धार्मिक काल अर्थात पुराने समय में वेदों से शिक्षा मिलती थी, ये आप जान रहे हैं, अर्थात वेदों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। पुराणों से ये हमें जानकारी मिलती है, अर्थात हमको क्या बताया जाता था पहले कि सृष्टि कैसे बनी, जड़ चेतन क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई है, ये तमाम चीज़ें हमने शिक्षा के रूप में ग्रहण किया था प्राचीन समय में। बात करूं मैं शिक्षा की साथियों, तो देखिए, शिक्षा को भारतीय इतिहास के रूप में मैं बात कर रहा हूं तो 5 कालों में मुख्य रूप से बांटा गया है। तो ये मुख्य रूप से जो 5 काल जिसमें बांटा गया है वो काल कौन कौन सी है, तो इसमें एक आता है वैदिक काल या वैदिक कालीन शिक्षा, जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक की थी। उसके बाद आया बौद्धकालीन शिक्षा, जिसमें बौद्धों से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद आया मध्यकालीन शिक्षा, जो कि 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चला। उसके बाद में आधुनिक शिक्षा आया। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर नई शिक्षा आई, जिसको अलग अलग जो है शिक्षाविदों ने बनाया दिया। सबसे पहले मैं इन पांचों पर परिचयात्मक तरीके से बात रखूंगा, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा। आपको ये इन्फॉर्म होना जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है। देखो, वैदिक कालीन शिक्षा क्या होता है। वेद, भाई नाम से स्पष्ट है, वैदिक कालीन अर्थात उस समय शिक्षा कैसे दी जाती थी, वेदों के माध्यम से दी जाती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है, अर्थात वेद को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात वेदों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। अब महर्षि वेद व्यास ने ही संकलित किया था ऋषि मुनियों के माध्यम से, और इसलिए उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, जिसका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। खैर, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी पर मैं बात मोटी मोटा तौर पर आपको करूँगा। देखिए, जब वेदों की शिक्षा दी जाती थी तो वेदों को 4 भागों में उस समय बांटा गया। जैसे कोई भी पाठ, जैसे हिंदी मान लीजिए हमको पढ़ना है, तो हिंदी में इतना पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 इस तरह से होती थी। अर्थात देखो, जैसे कक्षा 3 की बात करूँ तो हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित 4 विषय हमको पढ़ना होता था, है ना। ठीक उसी प्रकार से ये 4 वेदों का भी अध्ययन उस टाइम में होता था। जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, ये चारों वेदों के बारे में अध्ययन करते थे। जो ऋग्वेद के बारे में जो पढ़ता था उसको मंत्र वंत्र के बारे में ज़्यादा, जो संगीत को जिनको इंटरेस्ट होता था वो सामवेद पढ़ते थे। यज्ञ हवन कुंड की जानकारी यजुर्वेद में, और इस तरह से ये चारों वेदों में अलग अलग जो जानकारी है हमको प्राप्त होते हैं। तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी उनकी विशेषता की बात करूं मैं साथियों, तो वैदिक कालीन जो जीवन है वो 2 भागों में बटा हुआ था, अलौकिक और लौकिक। इसलिए शिक्षा भी 2 प्रकार थी, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या मतलब अलौकिक ज्ञान से था, जिसमें ज्ञान, कर्म, उपासना, मोक्ष को प्राप्त करना, मतलब धर्म से जुड़ी हुई ही जानकारियां जो है पहले समय में जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें दी जाती थी साथियों। ठीक है। वैदिक कालीन जो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, देखिए आज के शिक्षा का उद्देश्य और वैदिक कालीन शिक्षा में क्या उद्देश्य था। देखो, पहले वैदिक कालीन शिक्षा को जानिए। तो नैतिक चरित्र का विकास, देखो उनमें नैतिकता के गुण विकसित हो, अच्छे से व्यवहारिक बने, ये तो आज के शिक्षा का भी यही उद्देश्य है जो कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य है। पवित्रता, धार्मिकता का विकास, देखो
धार्मिक विकास मतलब अपने धर्म का सम्मान करे, अपने वेदों का सम्मान करे, इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज क्या है भाई, आज की स्थिति में सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्म को मानने की शिक्षा दी जाती है ना। व्यक्ति का विकास ये भी प्राचीन समय में भी यही विद्यमान था और आज के समय में भी व्यक्तित्व के विकास को ही उन्नत किया गया है। सामाजिक कुशलता, देखो सामाजिकरण विकसित हो, ये सामाजिक रूप से कुशल हो, उस दौरान भी यही चीजें उद्देश्य के रूप में था। और आज भी जो है हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम समाज में अपने आप को बेहतर स्थापित कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। संस्कृति का भी संरक्षण हो, हमारे रीति रिवाज रहन सहन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, इसके लिए भी शिक्षा होती है। जीविकोपार्जन के लिए तैयार, बिल्कुल आज के समय में भी यही होता है। शिक्षा एक व्यवसाय, एक पेशा बन गया है। हम कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ताकि उससे रोजगार की हमें प्राप्ति हो सके। वैदिक कालीन शिक्षा की बात हो रही है, उद्देश्य की बात करूं तो ये जो आपको डायग्राम के रूप में दिख रहा है, ये वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य है। इसके बाद आता है बौद्धिक कालीन शिक्षा। और बौद्धिक कालीन शिक्षा या बौद्ध कालीन शिक्षा और इनके उद्देश्य की मैं बात करूं, क्यों बौद्ध कालीन शिक्षा आया, तो संस्कृति के संरक्षण के लिए, ये तो वैदिक कालीन में भी है और आज की शिक्षा में भी है। जीविकोपार्जन का साधन ये भी उसके ही देन है। और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए भी जो है बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। अर्थात बौद्धों के रहन सहन, बौद्धों के उपदेश, उनके वेदों को जानने की संबंधित जो शिक्षा है दी जाती थी। नैतिक और चारित्रिक गुणों के विकास की शिक्षा, निर्वाण की प्राप्ति की भी शिक्षा। इसके अलावा जो अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मान, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, तो ये 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग को जानने के लिए भी जो है बौद्ध कालीन शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आता है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। ब्रिटिश कालीन शिक्षा जो कि 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य की एजुकेशन है, शिक्षा है। और इस दौरान जो है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि जितने भी यूरोपी है, वह भारत आने का मुख्य उद्देश्य, देखो जो विदेशी भारत क्यों आया, उनका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। चूंकि हमारे देश में ईसाई धर्म नहीं था। हिंदुस्तान क्यों, क्योंकि हमारे देश में पहले सिर्फ हिंदू हुआ करते थे। लेकिन जो है जब विदेशी हमारे देश में आए तो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया और शिक्षा को ही माध्यम बनाया। क्योंकि शिक्षा से ही उनको क्या किया जा सकता है भाई, बदला जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने माध्यम बनाया और ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोल दिया और मिशनरी स्कूल खोल करके भारत में आधुनिक जो शिक्षा है उसका सूत्रपात किया। पहले वैदिक शिक्षा चलती थी, लेकिन जैसे ही हमारे देश में विदेशियों का आगमन हुआ व्यापार करने के उद्देश्य से, तो प्रदेश में फिर आधुनिक शिक्षा शुरू कर दी। और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी एलिजाबेथ के आज्ञा पत्र से तंजौर, कलकत्ता, कानपुर आदि में, बंबई आदि में दानाश्रित विद्यालय खोले, जहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी गरीबों को। तो इस तरह से जो है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। और बात करूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, तो नुरुल्ला एवं नायक के अनुसार ग्रांट को कभी कभी आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और यही उसी दौरान कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग्स के दौरान समय में फिर बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई जोनाथन डंकन के समय में, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई लॉर्ड वेलेजली के समय में। ठीक है, इस तरह हंटर आयोग का भी गठन हुआ इसी दौरान साथियों, 1500 से 1800 ईसा पूर्व के दौरान ही हंटर आयोग सन 1882 में। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर थे, इसीलिए इसी के नाम पर हंटर आयोग का नाम रखा गया है। और इसका कारण क्या था? वुड के जो घोषणा पत्र के बाद प्रगति की समीक्षा करने के लिए ही हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब हंटर आयोग में
क्या क्या सुझाव दिए गए थे भाई? तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक रूप से हो अर्थात व्यवहारिक हो प्राथमिक शिक्षा, देसी भाषा में हो, मातृभाषा में हो, प्राथमिक भाषा में हो, इसकी बात कही गई थी। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला परिषद और नगर पालिका के माध्यम से हो, इसकी भी बात कही गई थी। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न किया जाए। देखिए, वैदिक काल में धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाता था, लेकिन आधुनिक शिक्षा आई तो धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न करने की बात कही गई थी। और यहीं से हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह पूरी तरीके से क्या हो गया भाई? बदल गया। माध्यमिक शिक्षा को उस दौरान दो भागों में बांटा गया था। एक तो साहित्यिक शिक्षा जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, और व्यावसायिक शिक्षा जो कि छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में थी। और इसी दौरान 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, हंटर आयोग ने दो प्रकार की शिक्षा नीति की बात कही है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में जो है व्यवहारिक हो, नियंत्रण भाषा आदि हो, देसी भाषा का उपयोग हो और इसका कंट्रोल हो, स्थानीय स्तर पर हो। उच्च शिक्षा साहित्यिक और व्यवहारिक शिक्षा की बात इन्होंने कही है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की तय सीमा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण, देखो गुरुजी लोग का जो प्रशिक्षण है वह 2 वर्ष तक का प्रशिक्षण होना चाहिए, जो पहले बीटीआई के नाम से जाना जाता था, आप सभी जान रहे हैं। शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषा, जैसे हमारे देश भारत है तो हिंदी माध्यम होना चाहिए। इस तरह से जैसे किंडरगार्टन केजी प्रणाली का उपयोग खेल आदि से सीखने के भी इसमें बल दिया गया था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जब आई तो माध्यमिक शिक्षा को गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए इसको लागू किया गया था। सरकारी मान्यता लेना आवश्यक था। माध्यमिक विद्यालयों को शासन द्वारा अनुदान दिया जाने लगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालय एक आदर्श भूमिका के रूप में था। योग्य शिक्षकों की उस दौरान नियुक्ति की जाती थी, अर्थात जो प्रशिक्षित हो, योग्य हो, अच्छा ज्ञानवान हो, उसकी नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, काम धंधा वाली शिक्षा भी जो है उस दौरान दी जाती थी। कब? तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में। ठीक है, उच्च शिक्षा जो है विशेष प्रयास भी उस दौरान किया गया था। ठीक है साथियों, तो चलिए इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ जो प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं मैं उस पर बात करता हूँ। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मोटी मोटा है, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करेंगे। देखो भाई, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या रहा है? गुरुकुल प्रणाली क्यों लाया गया था? तो समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, अधिगम में तनाव को न्यून करने के लिए, भावी अधिगम के लिए सशक्त माध्यम या स्व सहायता के लिए। तो ये यूजीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं। और शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इसके अलावा एक और प्रश्न है, देखो ये भी प्रश्न आपका नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं। चलिए हम उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जो कि हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूपीएससी प्रवक्ता, अर्थात ये भी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम है। तो प्रवक्ता के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था? देखो निस्यंदन, हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस पर मैच नहीं होता है। हालांकि आपको इन तमाम प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना होगा साथियों, क्योंकि ऐसे है आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो कि आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो भारत में 10+2+3 अर्थात 10-2 12 और 12-3 15 शैक्षणिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया है। किसने ये सुझाव दिया? अति महत्वपूर्ण है भाई, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10-2-3 की सुझाव किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, विश्वविद्यालय आयोग ने या यशपाल समिति ने। ये लेक्चरर के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, आ चुका प्रश्न है। तो कोठारी आयोग ने 10+2+3 की बात कही है, उन्होंने ही इसका सुझाव दिया है। लेकिन अभी जो हमारे देश में एनईपी 2020 लागू हुआ है, भारत देश में लागू हुआ है, उसमें जो शिक्षा कैसी होनी है? तो 10+, इसमें क्या है देखो 2+3+3+4, ये इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी। ये प्राइमरी है, तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था रखने का जो है निर्णय एनईपी 2020 के तहत लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कोठारी आयोग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 1964 से 66 के बीच में ये अपना सुझाव दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह के सवाल आएंगे, सभी प्रकार के तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से
सहायक अध्यापक की परीक्षा में देखो क्या प्रश्न है भाई जो पूछा गया था। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो हाटोग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति या जाकिर हुसैन समिति। ये सहायक अध्यापक की परीक्षा में आया हुआ है। उसका उत्तर है भाई मेहता समिति, सी आ जाएगा। तो अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार मेहता समिति के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, तैयारी करेंगे, तैयारी करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल है, प्रवक्ता के परीक्षा में ये भी पूछा गया है, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो हाटोग आयोग, हंटर आयोग, कोठारी आयोग। तो अभी हमने इसको देखा है इनसे जुड़ा हुआ। तो हाटोग आयोग ने जो है व्यवस्थित अध्ययन इसका किया है। ठीक है, अगला सवाल है भाई, प्रवक्ता का ही पेपर आया हुआ था, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अध्ययन किया। अभी हमने देखिए हाटोग आयोग ने इसको किया हुआ था। ठीक है, तो इसी से संबंधित देखिए लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है। वुड का जो घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में 2016 में आया है और 1854 में वुड के घोषणा पत्र जो है जारी किया गया था। याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है। सहायक प्राध्यापक अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 2019 में आया है। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूल की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलना या प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की जो है स्थापना की जाए। ठीक है, ये जो है आपका देखो वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ टेट की परीक्षा में आ चुका है भाई। तो याद रखना वर्धा शिक्षा योजना किसकी है? महात्मा गांधी की है ना। तो ये सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? ये 2016 में लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 21 का। तो 21 का क्या हो जाएगा भाई? आंसर देख लीजिए। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, और सी है 1937 में जो है वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। चलिए 22 की बात कर लूँ मैं, ये भी जो है लेक्चरर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की? अभी जो मैंने बात कही है बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना की, वही प्रश्न आ गया लेक्चरर के एग्जाम में पूछा है। उत्तर हो जाएगा डी 1937, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी की प्रस्तुति दी गई थी। आगे बात करूँ, आगे ये भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दैट मीन्स लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में देखिए गठित प्रथम समिति निम्न में से कौन सी थी? तो गठित जो प्रथम समिति है कौन सी थी? संपूर्णानंद समिति, कोठारी समिति या हंसा मेहता या ईश्वर भाई पटेल समिति। तो उत्तर हो जाएगा सी, हंसा मेहता समिति है जो कि प्रथम समिति है बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में। आगे बात करूं, लेक्चरर के एग्जाम में आए हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो बिल हैं, अर्थात गोखले बिल किससे संबंधित है भाई? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या शिक्षक शिक्षा से? तो उत्तर हो जाएगा ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है जो गोखले बिल है। ये भी व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछे गए प्रश्न है। लेक्चरर के एग्जाम में देख पा रहे होंगे ये 2016 और 13 दोनों में आया हुआ है। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या था भाई? ठीक है, यशपाल समिति के आधार पर क्या था? पहले 1:40 था, उनको घटा करके 1:30 किया गया। ठीक है, तो क्या था भाई? 1:30 था जो आज तक चल रहा है ना। तो इस तरह के सवाल हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के संबंध में। तो जिन साथियों को लगता है कि ये प्रश्न जो है ये थ्योरी जो है हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिए, आज के इस सेशन को देखिए और आप अपनी तैयारी भी करते रहें, क्योंकि किसी भी टॉपिक से किसी भी जगह से यदि छूटता है तो वो हमारी अखरदारी है, आपकी अखरदारी है, हम सब की अखरदारी हो जाएगी, क्योंकि नौकरी के लिए पॉइंट जरूरी होता है। तो बस यही कहूँगा, तैयारी करते रहेंगे, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करें और तैयारी को दोगुनी चौगुनी कर दीजिए, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती आएगी तो मौका नहीं आएगा। इसलिए तैयारी करते रहें, तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बात और बता दूं,
ये जितने भी हमने बुक का जो हम बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास हम जो क्लासेस लाइव कहना चाहिए पेड क्लास लेते हैं वो प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड होती है। यदि आपको नोट्स खरीदना है तो एप्लीकेशन में जाना होगा। एप्लीकेशन लिंक कैसे मिलेगा, तो आपको दिए गए नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कीजिए। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 8839730092। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप करके जो है पीडीएफ नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए उपलब्ध है मित्रों। अलग अलग बिल्कुल 150 रुपए में आपको एक एक विषय की नोट्स मिल रही है। इतना सरल जो है हम इतने कम शुल्क में हम नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।